हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिका मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नई वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स के कुछ बेहतरीन टॉपिक्स। तो आज हमारा जो रिसेंट में टॉपिक चल रहा है वो इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस वाला जो यूनिट है ये इसका सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। ये वाला हम लोग कर चुके हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये तो हमारे हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स वगैरह हो चुके हैं। इंपोर्ट प्रोसीजर हो सकता है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर हो चुका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, टेक्निक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल में फिर सभी कुछ शामिल हो जाता है। तो मैंने प्रयास ये किया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं या बने हैं या किन देशों के वो समूह हैं, उनके आधार पर केस स्टडी को तैयार किया जाए, ठीक है, और आपके सामने रखा जाए। इसमें एक चीज़ और भी मैं ये ऐड कर रहा हूँ कि ये जो इंटरनेशनल बिजनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके एम पी टेट वर्ग 1 में तो हेल्पफुल है ही, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी हेल्पफुल है, और साथ साथ में जो बच्चे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इंटरनेशनल बिजनेस के सारे कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो इंटरनेशनल बिजनेस वाला अभी तक तो जो मैं टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो बहुत ब्रॉड और वाइड उसमें कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें कभी भी हमने यूजीसी नेट को एक कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं रखा था। बट ये जो इंटरनेशनल बिजनेस वाला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं तो इससे यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए भी प्रिपेयर किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ब्रॉड और वाइड है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है जो छूटा है। इसके बाद एक और वीडियो जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया जाएगा और उसके दिन बाद हम लोग जो है इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। बिजनेस स्टडीज़ की जो बाकी की यूनिट्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको इकोनॉमिक्स के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात। तो बीच में एक गैप आएगा, ठीक है, उस गैप में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत रेस्ट लीजिए, गैप दीजिए अपने आप को, और उसके बाद फिर वापस से लगेंगे नेक्स्ट मंडे से, ठीक है। तब तक जो भी कराया गया है उसका रिवीजन करते रहिए, एमसीक्यूज प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि वो सारी चीज़ें भी शेड्यूल्ड हो जाएं, ठीक है। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारे सामने, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, दो तीन ही है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड यूनाइटेड नेशन आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया, आईएमएफ आ गया और वर्ल्ड बैंक आ गया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था 25 अप्रैल 1945। 50 राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर के सैन फ्रांसिस्को, जो कि कैलिफोर्निया में है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी और वहाँ पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, चार्टर, जिसको यूएन चार्टर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो इफेक्ट में आया था 24 अक्टूबर 1945 को इफेक्ट में आया, ठीक है, पूरे 6 महीने बाद। तो 25 अप्रैल 1945, 6 महीने 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। इसके बाद इसमें स्टार्टिंग में 51 मेंबर्स थे। एज ऑफ 2023 इट हैज़ 193। तो अभी करंट पोजीशन जो है वो 193 की है। किस किस के बारे में? अब इसमें यूएन के जो हैं 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो द जनरल असेंबली है, द सिक्योरिटी काउंसिल है, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, द यूएन सेक्रेटरीट है, द ट्रस्टीशिप काउंसिल है। इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है 1994 में आया था, और इसमें कुछ मल्टीट्यूड ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, फंड्स और प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी यूएनओ का हिस्सा है। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि यूएनओ का हिस्सा क्या क्या है।
तो कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WHO हो गया, WBO, WHO, WFP, यूनेस्को, यूनिसेफ, जिसमें भी UN लग रहा है वो तो स्पेशली हैं ही, और इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर जितने भी हैं वो सभी हैं, और यूनियन सेक्रेटरीट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल और द जनरल असेंबली जो है, इसके 6 प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो UN के 6 ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इनमें से कौन सा जो है इसका ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जनरल असेंबली, राइट, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप हो गया, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये यूनेस्को और यूनिसेफ। तो उसमें जो करेक्ट आंसर निकल करके आएगा तो वो निकल करके आएगा द जनरल असेंबली। या कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो अलग तरीके से दे देता है कि भाई बताइए इनमें से कौन सा है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, और वर्ल्ड यूनेस्को और यूनिसेफ, यहाँ पर ये दे देगा। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि आपको दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये रही UNO की बात। इसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ा था जिसका 6 ऑपरेशनल में एक है, दैट इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसको ECOSOC भी बोला जाता है। ECO इकोनॉमिक्स, SO सोशल और C फॉर काउंसिल। इस प्रोग्राम को जो कोऑर्डिनेट किया जाता है वो आर्थिक, सामाजिक या उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? और इसमें हर व्यक्ति एक वोट देता है। जो भी मतदान होता है वो सामूहिक रूप से होता है और एक व्यक्ति के पास एक वोट देने का अधिकार होता है। इसके बाद आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको अंकटाड भी बोला जाता है। तो अंकटाड क्या है? ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक हिस्सा है, उसका एक ऑर्गन है। अभी हमने लास्ट यहाँ पे डिस्कस किया था जनरल असेंबली। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो ये किस किस में बेसिकली डील करता है? ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और इसके अलावा डेवलपमेंट इश्यूज जितने भी हैं उन सब पर ये काम करता है। 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और जेनेवा में इसका भी मुख्यालय है, ठीक है ना। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारे डेवलपमेंट हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एड्स हैं वो सारी एड्स को प्रोवाइड कराना, ठीक है। और यहाँ के जो मेंबर हैं वो 4 साल में एक बार मिलते हैं। नेक्स्ट, क्लियर है? अंकटाड 1964 में आया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक ऑर्गन है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज पर काम करता है। मुख्यालय जेनेवा। मुख्यालय बहुत कम आते हैं। इसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक। ये क्या है? ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न हुआ था, जो कि 1944 में आया था। ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन इसका जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। क्लियर हो गया ये वाली बात? इसके कुछ फाउंडर मेंबर हैं जैसे IBRD, IDA, IFC। इंडिया जो है ICSID का जो सदस्य है नहीं है, जिसको इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसके अलावा भारत सभी का एक हिस्सा है, ठीक है। और IBRD और IDA में तो भारत मुख्य रूप से शुरू से ही साथ है। वर्ल्ड बैंक को अलग अलग तरीके से कंपेरिज किया जा सकता है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये क्या है? ये संस्थाओं के नाम है, तो ये एज इट इज़ रहेंगे। अब इनका क्या हिंदी लिखना है ना, तो इसलिए इनकी हिंदी भी नहीं है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या करना है कि एक तो आपको इनके अलग अलग से डिफाइन करना है कि भाई ये UNO के पार्ट हैं, फिर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये वर्ल्ड बैंक के पार्ट है, क्योंकि यहाँ से भी ऑप्शंस में आ जाते हैं तो कई बार दिक्कत हो जाती है। इसका आप एक काम करना, जब आप इसको अच्छे से देख करके समझ लो ना, तो आप इसका एक फ्लो चार्ट बना लेना, तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। IBRD की बात कर लेते हैं। तो IBRD क्या है? IBRD 1944 में क्रिएट हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था, ठीक है। IBRD ने IDA को ज्वाइन कर लिया ताकि वो अपनी जो
पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद आईडीए का जिक्र हुआ, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इसमें क्या है, इसमें 170 से ज़्यादा शेयर होल्डर नेशन हैं, ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पॉवर्टी को ख़त्म करना, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करता है, ये लोन्स प्रोवाइड करता है जिसको क्रेडिट्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरा आता है आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका मुख्य उद्देश्य है प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसमें क्या है, टू प्रमोट सस्टेनेबल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसको हेल्प करना, और वहाँ से जो भी पॉवर्टी है, जो भी लोगों का स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज़ करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। इसके बाद आता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको मीगा का नाम दिया जाता है। और मीगा का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1988 में हुआ था, ताकि वो एक कॉन्फिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसको इनकरेज कर सके, किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो काम है ना, वर्ल्ड बैंक का जो काम है वो मुख्य रूप से गरीबी, इन्वेस्टमेंट, इन सब के ऊपर है, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो लोग अपने आप को और भी ज़्यादा बड़े स्तर पर क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो आता है ICSIT। इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसको 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करता है। इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, दैट इज़ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो 1944 में फ्रेम हुआ था और 27 दिसंबर 1945 को जो है इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। ये भी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा है, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और इसमें अभी 190 कंट्रीज़ हैं, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और एक सेकेंड देना, चलिए। और इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, और इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, और इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना पूरे विश्व के दौरान, उन सब के लिए इसको किया जाता है। जैसे वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा प्रदान करना, मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार को सुविधाजनक बनाना, रोजगार उत्पन्न करना, ठीक है ना, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए IMF काम करता है। क्लियर है। और साथ साथ में इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है, इट मैनेज द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस। जो भी विश्व भर में जितनी भी तरह की वित्तीय संकट पैदा हो रहे हैं, या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने भुगतान की स्थिति जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए भी IMF क्या है, काम करता है। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो आता है ADB, जिसको कहा जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। 19 दिसंबर 1966 को स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। ये अपने मेंबर्स और पार्टनर्स को लोन देता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, ग्रांट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और साथ साथ में सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। और अभी इसके पास 68 मेंबर्स हैं, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। बाकी तो 49 जो है वो एशिया में है, और जो 19 है वो आउटसाइड में है। और जब ये बन रहा था तब 31 मेंबर कंट्रीज इसके साथ थी। बेसिकली देखिए इसके अंदर तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि मैं तुमको कोई स्टोरी वगैरह सुनाऊँ। ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें अगर आप अपना फ्लो चार्ट क्रिएट कर लोगे इन सब चीज़ों को अपने हिसाब से, है ना, क्योंकि मैं जो फ्लो चार्ट क्रिएट करूँगा वो मेरा खुद का है ना, वो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अपने आधार पर कोई फ्लो चार्ट तैयार कर लेंगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आसानी हो उसे याद करने में, आप उसे सिक्वेंसली याद कर सकते हैं, है ना, ईयर टू ईयर आप उन्हें कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली याद कर सकते हैं, आप उन्हें अल्फ़ाबेटिकली याद कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना।
तो ये एक चीज़ है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको AIIB भी कहा जाता है। दिसंबर 2015 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और इसमें एशिया और बियॉन्ड द एशिया के लिए इसको खोल दिया गया जनवरी 2016 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एशिया और कुछ स्पेसिफिक जो रीजन्स हैं उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करना, ग्रो करना, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना और रीजनल कोऑपरेशन के साथ, मतलब जो क्षेत्रीय सहयोग है और साझेदारी है उसको आगे बढ़ाना। इसके बाद आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको NDB कहा जाता है और ये 2015 में आया था और इसकी जो स्टार्टिंग कैपिटल थी वो $100 बिलियन थी। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और NDB जो है वो ब्रिक्स के द्वारा, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्री का जो एक समूह है, ब्रिक्स के बारे में भी आप जानकारी रखिएगा, उसके द्वारा NDB को प्रमोट किया जाता है। और अभी जो है 6th ब्रिक्स समिट जो है वो फोर्टलेजा ब्राज़ील में हुई थी। क्लियर है? तो ये मतलब कब हुई थी तो मैटर नहीं करता, कहाँ है, मुख्य उद्देश्य क्या है पता होने चाहिए। देखो 2 चीज़ें मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ईयर्स तो याद होती ही नहीं है, ईयर्स, हेडक्वार्टर्स और उसके प्रेसिडेंट कौन है या चेयरपर्सन कौन है, राइट, तो वो तो याद नहीं होते हैं। मेरे को पर्सनली बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सब चीज़ें याद, ऐसा नहीं है याद नहीं हो सकते हैं, बट नहीं है ना। तो एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसको आसानी से याद नहीं हो सकते, बार बार लिखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स भी पता होंगे कि भाई इसका ये ऑब्जेक्टिव है, तो भी आपका मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। क्योंकि हमारा अभी मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट क्यों किया गया है या कौन कौन सी कंट्रीज उसमें शामिल है ना। चलिए, इसके बाद आता है सार्क कंट्रीज, साउथ एशिया एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको 8 दिसंबर 1985 में काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। सेम कहानी है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। ठीक है, इट लॉन्च द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, मतलब साउथ एशिया में जो भी ट्रेड होगा वो फ्री ट्रेड एरिया होगा। ठीक है, 2006 से। और सार्क के पास 8 मेंबर्स हैं जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स और नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। ठीक है ना। इसके बाद आता है साफ्टा, SAFTA, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, जो अभी 2006 में हमने अभी इसका जिक्र किया था और ये अपने एग्रीमेंट किया था 2004 में, और इसकी समिट 12वीं समिट हुई थी इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर। और इट क्रिएटेड अ फ्री ट्रेड एरिया ऑफ 1.6 मिलियन पीपल इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। राइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका के सारे इसमें शामिल है। इन्फोर्स कब हुआ था? 1994 1 जनवरी को। और ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब क्या, इसका मुख्य फ्री ट्रेड एरिया का मतलब होता है एलिमिनेट बैरियर टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द US, कनाडा और मेक्सिको, ये 3 देशों का एक समूह था नाफ्टा। यूरोपियन यूनियन, जिसको EU कहा जाता है, और वहीं से यूरो की भी शुरुआत हुई थी। तो इसमें 27 मेंबर्स थे जो यूरोप के थे। इसमें फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड, सर्विस एंड कैपिटल विद इन द इंटरनल मार्केट, इनेक्ट लेजिस्लेशन इन जस्टिस एंड होम अफेयर्स टू मेंटेन कॉमन पॉलिसीज ऑन ट्रेड, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों, वस्तुओं और सेवाओं और पूंजी के मुक्त फ्री आवागमन को सुनिश्चित करना, न्याय और गृह मामलों में कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, व्यापार, कृषि, मत्स्य पालन और क्षेत्रीय विकास पर समान नीतियों को बनाए रखना। माने सभी जो देश हैं, जो 27 मेंबर स्टेट्स हैं, वो सभी एक ही आधार पर काम करेंगे। इसके बाद आता है एशियन, इसको ASEAN भी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली इसको लिखा इसी तरह से जाता है, एशियन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है,
और इसको इस तरह से लिखा जाता है। और 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड इसका मुख्यालय है। और बाय द फाउंडिंग फादर ऑफ एशियन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसमें शामिल है। एशियन विजन 2020 ने क्या था, 30 एनिवर्सरी ऑफ एशियन एग्रीड ऑन अ शेयर्ड विजन ऑफ एशियन एंड अ कंसेप्ट ऑफ साउथ एशियन नेशन outward looking, living in peace, stability and prosperity, laundered together in partnership and dynamic environment of a country of caring society। शांति, स्थिरता, समृद्धता में रहने वाले गतिशील विकास में साझेदारी में देखभाल करने और समाज के समुदायों को एक साथ बंधे रहने के लिए ये कार्य करता है। एशियन कंट्रीज जो हैं कौन कौन सी हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके बाद आता है हमारा रीजनल कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको RCEP भी बोला जाता है। 2013 में ये आया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इसको किया जाता है। 10 मेंबर स्टेट्स ऑफ एसोसिएशन है, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। और 6 एशिया स्पेसिफिक स्टेट्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। और इन्होंने एक ब्रॉड एग्रीमेंट किया है जो कि जल्दी वो लागू होने वाला है। मैं इसको स्टार दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको स्टार दे रहा हूँ। मैं इसको स्टार दे रहा हूँ। न्यू डेवलपमेंट बैंक, और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, अंकटाड यहाँ से क्वेश्चन बना है। और यूनाइटेड नेशन में तो ऐसा कुछ खास है नहीं, बाकी यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह देख सकते हो आप, ठीक। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे G7 है, G20 है, तो ऐसी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और भी हैं, ठीक है। बट थोड़ा थोड़ा आप भी G7 में अभी मोदी जी होकर के आए थे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे उनका संबोधन भी हुआ था, तो ये करंट अफेयर्स में है। और G20 भारत ऑर्गेनाइज कर ही रहा है। G20 अपने आप में एक बहुत बड़ा GK में हो गया, GS में हो गया, या इकोनॉमिक्स में आपसे यहाँ से रिलेटेड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन 101% बन सकता है। तो G20 पर पूरी तरह से नज़र बनाए रखिए। वैसे तो पूरा विश्व G20 को लेकर के भारत पर नज़रें बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से लगता है और ऑर्गेनाइजेशन या इवेंट जो है इंटरनेशनल लेवल पर वो भारत के अंदर हो रहा है, जो वास्तव में एक प्राउडेबल मोमेंट है। तो इस पर नज़र बनाए रखिए, देखते रहिए कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है और क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये भारत की बढ़ती हुई उपलब्धियों में से एक है, तो हमेशा हम गर्व करते हैं भारतीय होने पर, और ये भी एक गौरवान्वित क्षण है, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल आपसे एक और नई वीडियो में, जहाँ पर जो होगा हमारा इस यूनिट का आखिरी वीडियो, और कल सैटरडे भी है ना। और कल हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलग से स्पेसिफिकली दिया जाता है सिलेबस के अंदर, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से ही। बाकी अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई टॉपिक रह गया है, देखो मेरा ये मानना है कि थोड़ा थोड़ा ना आप लोग भी एफर्ट डालो, ठीक है। केवल ठीक है हम लोग हैं, साथ में हैं, हेल्प करते हैं, बट थोड़ा सा एफर्ट आप भी डालो, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमारा जो कंसंट्रेशन है वो 2-3 चीज़ों पर चल रहा है। MP टेट वर्ग 1, UP TGT PGT, और ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे आपके UGC नेट में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप GIC और NUS को भी देख रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, दोनों चीज़ें करते रहिए। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, ठीक है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको नई इन्फॉर्मेशंस मिली हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव जो भी आपके पास लोग हैं उनके साथ शेयर करो और सोशल मीडिया पे शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें और चैनल को ग्रो कर सकें। सारे मिलकर के पढ़ेंगे तब एक अच्छा अनुभव मिलेगा। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।